हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं जो कि इस बार 2022-23 का जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए खास करके ये फाइनल रेस सीरीज़ हम स्टार्ट किए थे। और इसमें ऑलरेडी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और सिविक्स का और आई गेस बायो का, इन सब का कवर अप किए थे। ज्योग्राफी का मैपिंग कवर अप किए हैं। तो ये सारा वीडियो आपको इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसका नाम है फाइनल रेस सीरीज़ प्लेलिस्ट। और ये उसका एक अलग वीडियो है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। ओके, तो इकोनॉमिक्स में जो कंप्लीट जो 4 चैप्टर हैं हम उसको यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए ज़रा जल्दी से इस वीडियो को कवर अप करते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आ सकते हैं, इस सब्जेक्ट से आ सकते हैं, उसको ज़रा देखते हैं और इस वीडियो को जल्दी से कवर अप करते हैं। ओके, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो अगर आप डेवलपमेंट नाम का चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर, जिसमें आपको एक चीज़ पढ़ना था दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन। ओके, तो क्या केवल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है क्या केवल मनी पर डिपेंड करता है? आंसर है नो। याद कीजिए, आपको इस चैप्टर का पेज नंबर 2 में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जैसे कि फ्रेंड्स मैटर करता है, फैमिली मैटर करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द जॉब लोकेशन ये भी मैटर करता है, जॉब का सिनेरियो, मतलब बहुत कुछ मैटर करता है मनी के अलावा भी। अगर मान लो हम आपको कहें कि आपको एक बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है आउट ऑफ इंडिया, क्या आप वहाँ पर जाना पसंद करेंगे? तो वहाँ पर बहुत सारा क्राइटेरिया अगर आपसे पूछ दे तो आप कह सकते हैं कि आप वहाँ पर जॉब प्रोफाइल देखना पसंद करेंगे, आपका सैलरी देखना पसंद करेंगे, वहाँ पर आपको मिलने वाले फ्रीडम्स को आप देखना पसंद करोगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है अदर दैन इनकम या सैलरी या मनी, तो आपको ये क्या है आपको बता के जाना है। इस चैप्टर के पेज नंबर 2 में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल टर्म है इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम क्या है। ये बुक में दिया हुआ इसी पर कैपिटा इनकम को हम लोग एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो आंसर पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है the average income of a person. The income of a person is called per capita income. Total population by total income of a country divided by total population of the country is known as per capita income. तो आपको ये डेफिनेशन पढ़ के जाना है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। उसका एक टॉपिक पढ़ना था आपको एनसीईआरटी के इसी पर कैपिटा इनकम के नीचे वाले पैराग्राफ का, वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोस्ट एंड लीस्ट डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया कौन से है अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम। तो ये आपके एनसीईआरटी में पेज 3rd या 4th में आपको मिल जाएंगे। बीच का एक फैक्ट टाइप का है, 1 मार्क है, तो ये 1 लाइनर भी जरूर पढ़ के जाइएगा। देन है टर्म्स। आपको इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स पढ़ना है, जैसे कि थोड़ी देर पहले देखिए पर कैपिटा इनकम क्या है। अगला सवाल है IMR, इसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है आपको ये पढ़ के जाना है। तो आंसर क्या है, जब 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर रहे हैं, इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि 1 ईयर के नीचे का हो। और लिटरेसी रेट क्या होता है, अगर 7 साल के ऊपर हो उसको बोलना लिखना आता हो कोई भी एक लैंग्वेज, इसको कहते हैं लिटरेसी रेट। और NAR क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये क्या होता है, जो 14 से 15 साल का हो चुका हो और अभी भी स्कूल जा रहा हो, कंटिन्यूटी में हो, तो उसको मैं कहते हैं NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो। आपको इस तरह का डेफिनेशन पढ़ के जाना है। और भी डेफिनेशन है, जैसे अगर आप पूछोगे यहाँ पर दिखेगा HDI, फुल फॉर्म्स के अंदर हम आ रहे हैं। तो ये HDI क्या आपको ये पढ़ के जाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिपोर्ट निकाला जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ, देन उसके अलावा उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हो, देन एजुकेशन, इसी को आप लोग लिटरेसी रेट कहते हो, एंड तीसरा इनकम, या तो इसी को हम लोग कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए HDI रैंकिंग निकाला जाता है, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो अराउंड 130 के आसपास है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करके जाना है। देन वाई केरला रिगार्डेड एज द बेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जो भी है ओवरऑल रैंकिंग, है ना। तो इसका आंसर क्या था, दे हैव इन्वेस्टेड इन, या तो केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है, तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि उन्होंने किस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट किया है। आंसर है 2 थिंग्स, वन इज कॉल्ड द प्राइमरी हेल्थ एंड सेकंड इज कॉल्ड द एजुकेशन। इन दोनों चीज़ों पर इन्वेस्ट करने के कारण केरला जो है क्या है, तो आंसर है इन लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। आपको ये पढ़ के जाना है। देन इन सब का फुल फॉर्म आपको पढ़ के जाना है। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, HDI का फुल फॉर्म, UNDP का फुल फॉर्म, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, यूनाइटेड नेशन। तो ये सब टर्म्स पढ़ के जाइएगा। अगला है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो एक बार ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता, दोबारा
नहीं बनाया जा सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो ये सब कम से कम बेसिक चीज़ें हैं। और एक और बात, इसी के अंदर आपको टॉपिक पढ़ना था सबसे लास्ट में, ग्राउंड वाटर, ज़रा वो देख लीजिएगा ग्राउंड वाटर का टॉपिक क्या है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। अगर आप इस चैप्टर में आते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक में, आपको यहाँ पढ़ना है सबसे पहला तीनों सेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ लीजिएगा। मतलब क्या है प्राइमरी सेक्टर, क्या है सेकेंडरी, क्या है टर्शरी, इनका टर्म्स पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन वहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हम एक डेफिनेशन बताते हैं, व्हेन व्हेन एनी सब्सटेंस एनी मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्लोइटिंग द नेचर। जब नेचर को एक्सप्लोइट करके निकाला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसमें क्या क्या आता है, तो माइनिंग आ सकता है, डायरी आ सकता है, डायरी मतलब दूध वाला। ओके, और वो जो काम होता है गाय पालन ये सब। देन उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, जानवर पालन ये सब आ सकता है। देन फिशिंग ये भी इसमें आ सकता है। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा, तो ये भी इसी में आता है। तो इस तरह प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, या क्वारिंग, क्वारिंग मतलब क्या होता है, जब पहाड़ों को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, तो ये सब चीज़ें। ओके, तो आपको ये पढ़ के जाना है सेक्टर्स के नाम क्या क्या है, उनके डेफिनेशन क्या क्या है, उनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, आपको ये पढ़ के जाना है। और लास्ट थिंग, फोर्थ थिंग, वो है उनके अल्टरनेट नाम पढ़ के जाना है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। तो इस तरह आपको ये नाम पढ़ के जाना है। सेकेंडरी का दूसरा नाम क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और टर्शरी का दूसरा नाम क्या है, तो सर्विस सेक्टर। तो इस तरह इनका अल्टरनेट नाम पढ़ लीजिएगा, इन सब का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इन सब में क्या क्या आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे दूध बेचने वाला किस में आता है, बेचने वाला, मिल्क वेंडर, तो आंसर क्या ये आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। हम पूछ दें अगर आपसे जोमेटो डिलीवरी बॉय, तो ये किस में आता है, ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सर्विस सेक्टर। टीचर्स, ये आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है स्कूल में या कहीं भी, तो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये भी सर्विस सेक्टर। बैंकिंग सर्विस सेक्टर, तो ये सारी चीज़ सर्विस सेक्टर में आती है, तो आपको ये करना आना चाहिए। ओके, या पार्क आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं टर्शरी सेक्टर। तो ये पहला चीज़ जो आप पढ़ के जाओगे। सेकंड, जीडीपी क्या है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपके एनसीईआरटी में तीन तीन डेफिनेशन इसका दिया हुआ है। सबसे पहला तो इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। दूसरा, सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं, द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इन तीनों सेक्टर से एक साल के अंदर एक देश में जितना कमाई होता है उसका सम को कहते हैं जीडीपी। ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा, बेसिक सर्विसेज क्या है, तो आंसर है एक इंसान जो अपने अगल बगल खोजता है, जैसे कि पेट्रोल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो रेशन शॉप हो, चाहे वो स्टेशनरी शॉप हो, तो इस तरह जो बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ जो लोग ढूंढते हैं अपने आसपास, इन्हीं को कहते हैं बेसिक सर्विसेज कहते हैं। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग रिपोर्ट। आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग लगभग 20 लाख केवल जॉब्स जो है टूरिज्म फील्ड में रिलीज़ किया जा सकता है, और एजुकेशन फील्ड में भी। तो इस तरह जो टॉपिक है नीति आयोग वाला, वो जरा एक मिनट देख लीजिएगा। ओके, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो कि आपके एनसीईआरटी में 2-3 ग्राफ दिया जाता है, चार्ट्स दिया गया है। उसी चार्ट्स के नीचे लिखा हुआ है, व्हाई इज़ द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। तो इसका रीज़न क्या है, तो बहुत सारे रीज़न है। तो जब प्राइमरी ग्रो करेगा तो सेकेंडरी ग्रो करेगा, और जब सेकेंडरी ग्रो करेगा तो टर्शियरी भी ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। सेकेंड है लिविंग स्टैंडर्ड। जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को होता है ना ऑब्टेन करना पसंद करेगा, जिसके कारण टर्शियरी सेक्टर इंप्रूव करेगा। आपके एनसीईआरटी में 4 पॉइंट्स दिया गया, आपको वो चारों पॉइंट रट के पढ़ के या जैसे भी जाना है। ओके, ये सेकंड चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अंडर एम्प्लॉयड एंड डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये पता होगा, अंडर एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिनमें होता है ना फिजिकली वो ये होते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, फिजिकली दे आर एबल्ड बट उनको उतना जॉब नहीं मिल पाता है, उनको हम लोग कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। बेस्ट एग्जाम्पल जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, उनके पास वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको हम भूल रहे हैं, उनके पास वो पावर होता है बट उनके पास पोटेंशियल, सो दे हैव द पोटेंशियल बट दे डू नॉट हैव वर्क टू डू, उस तरह के हालत को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। तो ये डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है। और डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो आंसर है जो एक्स्ट्रा वर्कर्स होते हैं, हिडन वर्कर्स, उनको हम लोग कहते हैं डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मनरेगा। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में लाया गया था। इसके तहत क्या बोला गया था कि लोगों को जॉब्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर जॉब ना प्रोवाइड किया जा सके तो बदले में क्या किया जाएगा, 100 डे का वेजेस जो है उनको
दिया जाएगा। ओके, इसको कहते हैं मनरेगा स्कीम। तो ये पढ़ लीजिएगा कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया, तो 625 डिस्ट्रिक्ट्स आई गेस। तो ये पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस क्या है। या तो क्या पता आपको एक स्टोरी दे देगा कि एक गाँव में ऐसे ऐसी औरत है, वो ऐसे काम करती है, तो बताइए वो कौन से सेक्टर में जाएगी और उसका प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो आपको इस तरह का कोई सवाल पूछ देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है फिक्स्ड हॉलीडेज होता है, फिक्स्ड वेजेस होता है, आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, ये है वो है, आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, पीएफ वीएफ, जबकि नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब फैसिलिटियाँ नहीं मिलते हैं। तो आपको ये सब आना चाहिए। ओके, जब ऐसे पूछा जा सकता है कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द पीपल्स और द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो आप उसको भी बता देना कि उनको फिक्स्ड वेजेस दीजिए, उनको सैलरी दीजिए, उनको ये कीजिए, उनको वो कीजिए। तो आपको ये करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एक और टॉपिक इस चैप्टर पढ़ना था, वो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो आंसर है पब्लिक सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंटल एजेंसी द्वारा हैंडल किया जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स या तो कोई सिंगल इंडिविजुअल द्वारा जो कंपनी होता है उनको हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। और इन सब का फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर कवर अप हो जाता है। अगर आप ये इतना चीज़ जानते हो इस 2 चैप्टर से, तो आई बिलीव ये लगभग मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। ओके, मतलब एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए ये इनफ है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, आपका है मनी एंड क्रेडिट। इसमें क्या क्या पढ़ना है ज़रा जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला बार्टर सिस्टम क्या आपको पढ़ के जाना है। ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो आंसर है पहला ही पेज में, जहाँ पर आपको डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वांट लिखा है, उसी के जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में बार्टर सिस्टम भी बोला गया है। बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट, सामान के बदले जो सामान लिया जाता है इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वांट क्या होता है, तो डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वांट का मतलब होता है जब एक सामान के बदले आप कोई सामान उम्मीद कर रहे हो और आपको जो बदले में जो ऑपोजिट में आदमी है उसको भी वही सामान बेचना और वही सामान लेना हो, मतलब जो आपको बेचना है उसको वो खरीदना है और जो आपको जो खरीदना है उसको वो बेचना है। तो जब सेम चीज़ें कॉन्सिडेंट हो जाए इसको कहते हैं डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वांट। ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी के पहले पेज में ही दिया गया है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आई बिलीव वो है आपका व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों अपनाया गया है, तो आप ये प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, तो इसका आंसर क्या था, बिकॉज इन इंडिया द मनी इज ऑथराइज, मतलब द इंडियन रुपी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ प्रिंटेड बाय द आरबीआई, देन उसके अलावा इट इज़ ए लीगल करेंसी ऑफ द नेशन, फिर इट इज़ ईजिली अवेलेबल। तो ये से इसके रीजन से आपको जो पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है इसमें डेफिनेशंस बहुत सारे पढ़ने, जैसे कि और एक डेफिनेशन आने की संभावना है। तो डेफिनेशन कौन कौन सा है, तो पहला है डिमांड डिपॉजिट क्या है, चेक क्या है, क्रेडिट या तो लोन क्या होता है, कोलैटरल एसेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लीजिएगा, कोलैटरल एसेट क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और एक सवाल तो कन्फर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड द SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे एक सवाल बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो आप ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ओके, ये है क्या, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली 10 से 12 औरतों का एक ग्रुप रहता है या लोगों का, जिसमें वो लोग पैसा मिला के इकट्ठा करते हैं और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जिस गाँव उनके ग्रुप में से किसी को अगर पैसे की ज़रूरत हो तो उनको वो पैसा दे देते हैं, बदले में उस आदमी को उतना चुकाना पड़ता है और उसको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है। तो इस तरह के एक बैंकिंग सिस्टम जो कि लोकल एरियाज़ में होता है, पीपल्स के बीच में ही, उनको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ था। इसको बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। आइडिया किसका है, तो मोहम्मद यूनुस। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, जब एक आदमी कर्ज ले ले और कर्ज चुका ना पाए और वो जिस होता है ना बवंडर में फंस जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप कहते हैं। देन आरबीआई का काम क्या आपको पढ़ के जाना है, तो आंसर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, क्या है इसको कहते हैं लुकिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब क्या पैसा, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, कैसे हो रहा है, तो इन सबको देखना। तो ये सब काम आरबीआई का होता है। ओके, देन बैंक का फंक्शन क्या होता है, तो मनी को एक्सेप्ट करना, उसको डिपॉजिट में लेना, देन उसके बदले आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आपको सेविंग्स, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, आपको लॉकर सर्विस, लॉकर ये सब प्रोवाइड करना जो भी है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना, बैंक का काम क्या क्या होता है। ओके, देन डिपॉजिटर एंड बोरोवर, डालने मतलब जो पैसा डालने आता है उनमें और पैसा लेने आता है इनमें फ़र्क क्या होता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना के समझाया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमको लगता है अब इस टॉपिक में वो है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। पूछ सकता है कि फॉर्मल लोन और इनफॉर्मल लोन में बेस्ट क्यों है और
कौन सा है और क्यों है, या पूछ देगा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, या फॉर्मल से लोन लेने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ देगा। और ऑलरेडी ग्रामीण बैंक का टॉपिक आपसे डिस्कस कर दिए हैं, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछा जाएगा। तो इतना कुछ आपको पढ़ना है मनी एंड क्रेडिट नाम की चैप्टर में से, जो कि है आपका ये 3rd चैप्टर। ओके, एंड चलिए लास्ट चैप्टर की ओर आते हैं, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन नाम के चैप्टर में अगर आप आते हैं तो आपको सबसे पहले पढ़ना होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में। देन आपको पढ़ना होता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह के होते हैं, मतलब एक बेसिकली आपको पढ़ना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसका बेनिफिट क्या होता है, तो आपको ये सब पढ़ना है एनसीईआरटी में। देन फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल है कि वाई द चाइनीज़ टॉयज़ रूलिंग इंडियन मार्केट, है ना, क्यों चाइनीज़ टॉयज़ जो है इंडियन मार्केट को रूल कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न है, चीप टॉयज़, अट्रैक्टिंग नेचर, ड्यूरेबल, तो उनका ये, तो उनका वो जो भी है, तो और लाइट वेट, तो ये सब उसके रीज़न से जो आप लिख के आ सकते हो कि ईजिली अवेलेबल कहीं भी मिल जाता है, जो भी है आजकल इंडिया में कोई भी गली मोहल्ले में। तो ये सब रीज़न्स आपको लिख के आना है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। हम 3 टर्म्स बताते हैं यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है ग्लोबलाइजेशन, एक है आपका लिबरलाइजेशन, और एक है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह प्रीवियस चैप्टर में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे एक सवाल आ सकता है, उसी तरह इस चैप्टर के WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एक सवाल कन्फर्म आ सकता है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका एम क्या है। ओके, देन ग्लोबलाइजेशन क्या है, आपके एनसीईआरटी में डार्क करके बोल्ड करके दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, जो भी है इंटरलिंकिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक, तो ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। देन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये गूगल से आप अलग करके वो गूगल करके ही पढ़ेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को किस किस चीज़ों ने बढ़ावा दिया है, तो आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों ने, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर दिया। देन लिबरलाइजेशन क्या है, आपको डेफिनेशन पढ़ के जाना है। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए। द टैक्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है, इट इज़ नोन एज द ट्रेड बैरियर। देन व्हाट इज द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो एक लास्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, ये ज़रा पढ़ लीजिए, थोड़ा लेंथी है, बोरिंग है, देख लीजिएगा। ओके, तो इतना अगर आप करते हैं तो आपका ये टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, मतलब चैप्टर कवरअप हो जाएगा। और इस तरह 4 चैप्टर, मतलब कंप्लीट चैप्टर्स को हमने कवरअप किया इस चैप्टर में, वीडियो में। अगर आपको बस इतना ही पढ़ के चाहिए, और ये भी ऑलरेडी आपको कवर कर दिए थे, ये चैप्टर्स याद होगा आपको, ये सिविक्स का चैप्टर है, बस इसे देख लीजिए एक बार नज़र भगा कर आप लोग। देन इसके अलावा और आपके लायक ये देख सकते हैं, आप लोग लायक ये वाला। देन इसके अलावा ये भी आप ही लोग का है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इस तरह 17 मिनट्स लग गया टोटल वीडियो को कवरअप करने में। आई होप आपको कुछ नॉलेजफुल चीज़ें यहाँ पर मिली, देखने को, समझने को, सीखने को। बस इस वीडियो के लिए इतना ही यहाँ पर एंड अप करते हैं। जो बच गया, जो टॉपिक से अगर कोई टॉपिक का स्पेशली देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसका बताइएगा, उनका भी वीडियो जल्दी ही हम ला देंगे। ओके, थैंक यू।